नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हर साल मानसून के आते ही भारत के पहाड़ी राज्यों में एक अनदेखा लेकिन बेहद खतरनाक खतरा उत्पन्न होता है, बादल फटने की घटना। यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन बीते 2 दशकों में इसकी तबाही का दायरा एक त्रासदी का रूप ले चुका है। खासकर 2025 में मानसून के लगभग चले जाने के बाद जो हो रहा है वो डर पैदा कर रहा है। देहरादून में बादल फटने की खबर सामने आई है और उसने एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को उजागर किया है। इसके अलावा हिमाचल में शिमला में भूस्खलन की खबर आई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बादल फटने और भूस्खलन की खबर ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इस साल 1-2 नहीं, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने जान माल का भारी नुकसान किया है। इस त्रासदी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो आखिर इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ये बादल फटने की घटना त्रासदी की रूप लेते जा रहे हैं? इसी पर देखते हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल। हर साल मॉनसून के सीजन में एक अनदेखा लेकिन बहुत ही खतरनाक खतरा जो है वो पहाड़ी राज्यों में देखा जाता है और वो है बादल का फटना। अब ऐसे में ये बादल का फटना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन बार बार इसका आना, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होना या इसका एक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाना अपने आप में बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ये खतरा क्या केवल जो हमेशा आता है उसके मुताबिक है या फिर जलवायु परिवर्तन का एक तौर से नतीजा है। देखिए, अगर हम देहरादून की बात कर ले तो आज ही के दिन देहरादून में जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा आई, बादल फटा, पहली बार देहरादून में इस तरह से बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर देखा गया और सवाल उठना अब शुरू हो गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या अब देहरादून भी अछूता नहीं है। ऐसे में देखिए कि इलाके में जलभराव, मलबा, नुकसान हुआ है और मजदूरों के बहने की भी खबर सामने आई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया था और ऐसे में देखिए कि इस येलो अलर्ट के अंतर्गत देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल जिलों सहित जो है ये तमाम जिले जो है वो इसमें सम्मिलित थे। अब ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 सितंबर तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जो है वो जताई है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक सामान्य मौसमी घटना है जिसका जिक्र हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं या फिर एक तरह से ये कोई जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। तो जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार बादल फटना जलवायु परिवर्तन के कारण और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। 2000 से 2023 की अगर हम बात कर ले तो इस बीच में देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और बर्फबारी साथ उसमें जो अनियमितता एक देखने को मिली, वनों की कटाई, इसमें एक महत्वपूर्ण जो है एक गंभीर विषय के तौर पर है और ऐसे में वायुमंडलीय नमी में वृद्धि और यही स्थिति जो है इस तरह के घटनाओं को और ज़्यादा बढ़ाती है, उसकी पुनरावृत्ति करती है। जून 2023 की उत्तराखंड की त्रासदी को भला कौन भूल सकता है। 3 दिनों की इस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने अपने को खोया, जो जहां था वहीं मान लो ठहम सा गया। अपनों को ढूंढते, अपनों के लिए रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। लोग अपनों को ढूंढते रहे, कुछ मिले, कुछ अभी तक नहीं मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं। सवाल ये भी उठता है कि बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो लगातार इतनी तेजी से क्यों हो रही हैं। आपको ध्यान में होगा कि उस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उत्तराखंड की त्रासदी में कई घर बर्बाद हो गए थे। इस हादसे ने देश को समझा दिया कि बादल फटना कितनी बड़ी और कितनी भयावह तबाही होती है।
ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर बादल फटने की घटनाएं हमारे मुल्क में नहीं हुई, हमारे देश में नहीं हुई। 2021 में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की एक घटना हुई जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं बात अगर 2024 और 2025 की जाए तो उत्तरकाशी, देहरादून और किश्तवाड़ में लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो होती रहीं। 2025 में ही 4 अगस्त को आपको धराली का वो हादसा तो याद ही होगा जब बादल फटा और कई लोग देखते देखते लापता हो गए। 14 अगस्त को किश्तवाड़ में भी बादल फटा, 45 लोगों की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि ये कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक व्यापक जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। इसे त्रासदी के तौर पर तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे की जो वजह है वो है जलवायु परिवर्तन। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वो आपदा प्रबंधन को केवल प्रक्रिया तक ही सीमित ना रखे बल्कि इससे पहले भी सक्रिय हो। बादल फटने की एग्जैक्ट जानकारी सही समय मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय रहते अगर बादल फटने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके या राहत बचाव कार्य उस तेजी से किए जा सके तो सैकड़ों जानें बच सकती हैं। अब समय ये भी है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरे देश को सोचना चाहिए कि क्या वाकई जो पहाड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया है विकास के नाम पर, या फिर पहाड़ों पर जिस तरीके से नदियों के किनारे पर जो रिजॉर्ट बनाए गए, अगर नियमों के तहत बनाए गए तो ठीक, क्या नियमों की अनदेखी हो गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है और इन्हीं जवाबों से इस तरह की घटनाएं जो हैं उन पर अंकुश भी लगेगा। हम हर बार ये बात करते हैं कि यहाँ बादल फटा या वहाँ बादल फटा, लेकिन आखिर ये बादल फटना होता क्या है? आज इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, ये भी जान लेते हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो मैं आपके साथ साझा कर लूँ। देखिए, आप सोचिए कि ये केवल एक अनहोनी के रूप में इसको नहीं समझना है, इसको एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझना ज़रूरी है। जब सूरज की गर्मी जो है उससे धरती जो गर्म होती है तो उससे जो वाष्प निकलता है, यानी जो वेपर्स निकलते हैं, जो एवेपोरेशन अंग्रेजी में जो कहते हैं जिसको, तो वो जलवाष्प जो है वो वहाँ पर निकलता है और जब वो ठंडी हवा से मिलता है तब जाकर बादल बनते हैं। तो वाष्प हवा में गए और वो ठंडी हवा से मिले तो बादलों का निर्माण हुआ, यानी बादल आए। बादल ऐसे बनते हैं। तो आपको बादल बनने की प्रक्रिया तो आप समझ गए। अब खास तौर पर अब बात करेंगे पहाड़ी इलाकों में जब गर्म जो हवा होती है, गर्म नमी वाली, यानी जिसमें जलवाष्प होगा, जिसमें मॉइस्चर होगा, वो वाली हवा जो है जब उठती है, पहाड़ों से टकराती है, वो तेजी से ऊपर जाती है। अब वो तेजी से जब ऊपर जाएगी तो और ठंडी हवा से मिलकर घने बादल बनाती है। वो घने बादल जब बनाती है तो बादल बनने की प्रक्रिया वहां पर भी होती है। पहाड़ों से टकराना हवा का और ऊपर उठना, तेजी से ऊपर उठना और जल्दी से बादल बना देना। और जब बादल में मौजूद पानी की बूंदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाएं, इतनी ज़्यादा उसका वेट हो जाए कि बादल उन्हें रोक नहीं पाए, तो आप समझ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अचानक से बारिश हो जाए, एकदम से बहुत सारा पानी आ जाए, तो उसको कहा जाता है बादल फटना, यानी फट गया बादल। और लोग कहते हैं कि बादल फट गया, ऐसा बादल ऐसे फट नहीं जाता। बहुत तेज़ वर्षा जब होती है उसको कहा जाता है बादल फटना, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और फिर आती है ऐसी त्रासदी जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अचानक से वो पानी एक बाढ़ का रूप जो है वो इख्तियार कर लेता है। नदी नालों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग उसकी जद में आ जाते हैं। आपने कई त्रासदियों को देखा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ही आपने उनके बारे में देखा और जाना। अब पहाड़ी भूगोल की वजह से ये घटनाएं जो हैं वो अधिक घातक होती हैं। कैसे घातक होती हैं आप वो भी समझ लीजिए। संकरी घाटियां हैं, वैलीज़ की अगर बात करें, नदियों की अगर बात करें, नदी किनारे अगर आपने घर बनाए हुए हैं, पानी अगर वहाँ पे आ गया, तो अगर नदी किनारे बसे गांव हैं, अगर बादल फटेगा तो बादल फटने के साथ पानी तो आएगा, लेकिन मलबा भी उसके साथ आएगा। वो मलबा भी आफत का सबब बनकर आएगा, बहुत ज़्यादा मलबा आएगा और आपने
धराली में देखा किस कदर जो है बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही मची थी, तो वो स्थिति भी आपने अच्छे से समझी। मलबा कीचड़ एक साथ आना, और ये फिर आती है असली त्रासदी, असली आफत बनकर ये कैसे बनते हैं, भूस्खलन, यातायात बाधित होना, ये तमाम चीज़ें। क्योंकि पहाड़ों में देखिए, जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, भारत के पहाड़ों की अगर मुख्य तौर पर यहाँ बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। और ये बहुत हैं तो मजबूत, लेकिन इतने मजबूत भी नहीं है कि हर चीज़ को ये झेल जाएं। और वृक्षारोपण जो है वो कम हो गया है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया है, वृक्षों की कटाई ज़्यादा हो गई है, तो पहाड़ों को बांधने वाली मिट्टी भी तो नहीं है। जब पेड़ों का इतना कटाव अगर होगा, तो फिर जब पानी एकदम से आता है, तो फिर वो पहाड़ दरकते हैं, मिट्टी निकलती है, मलबा निकलता है, और फिर ये बादल फटने की प्रक्रिया जो है और ज़्यादा घातक वहाँ पर हो जाती है, और ज़्यादा ये परेशानी का सबब जो है लोगों के लिए ये बन जाती है। तो ये यहाँ पर स्थानीय जलवायु और वातावरण की भूमिका को आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है, अति आवश्यक है, जहाँ उसके चलते ये बादल फटता है। तो पूरी प्रक्रिया को हमने आपको समझाया, कैसे सूर्य की गर्मी से, उसके ताप से धरती गर्म होती है, और जो मॉइस्चर होता है वो जल वाष्प बन के हवा में जाता है, और जब ठंडी हवा से मिलता है तो बादल बनता है। और उसके साथ साथ जब पहाड़ी क्षेत्रों में ये होता है तो बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया होती है, और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, जब वो हवा ऊपर जाती है, गर्म हवा वाष्प से भरी हुई, तो ठंडी हवा से जब भर जाती है, तो वो बादल जब बनते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बूंदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो संभाल नहीं पाता बादल, तब अचानक से जोरदार बारिश होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, और उसे कहा जाता है बादल फटना। अब आपदा को लेकर आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या बादल फटने की घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, इसके मिले जुले जवाब है। पहला तो ये कि अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईएमडी की तरफ से लंबे समय से देखा गया है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी पहले ही साझा कर दी जाती है कि सामान्य से बहुत अधिक बारिश जो है वो होगी, जिसको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि आईएमडी बताता है कि कौन कौन से रीजन होंगे जहां पर मानसून होगा और कितनी ज़्यादा बारिश जो है वो। आप कभी कभार फ़ोन में भी देखते होंगे कि आजकल तो बहुत हम देखते हैं, टेक्निकली हम बहुत सावी हो गए, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले तो न्यूज़ अगर हम कहें चैनल्स पर आपको देखना पड़ता था कि आईएमडी की तरफ से क्या फोरकास्ट है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पर आईएमडी की ऐप पर जाएंगे या फिर उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ फोरकास्ट है। तो सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल जो है वो स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के बीच में होना चाहिए कि आईएमडी ने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब उसके ऊपर लागू कौन करेगा? स्थानीय प्रशासन, और साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को एक्टिव होना पड़ेगा। अब इसमें देखिए दो पहलू होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पर टूरिस्ट को अलर्ट कर दिया जाता है कि आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश का हमें फोरकास्ट है। दूसरा ये, अगर भीड़ भाड़ वाली कोई जगह होती है, जैसे केदारनाथ त्रासदी की हम बात करें, तो आईएमडी की तरफ से पहले ही ये चेतावनी दे दी गई थी कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन यात्रा को उस वक्त नहीं रोका गया था, जिसकी वजह से बहुत आलोचना जो है वो सरकार की और स्थानीय प्रशासन की भी हुई थी। दूसरी चीज ये कि बादल फटने की घटना के दौरान देखा है कि अभी हिमाचल प्रदेश में एक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई, जितने भी एशियंट घर थे वहां पर, यानी कि बहुत जो पुराने घर थे हिमाचल प्रदेश में, वो तबाह नहीं हुए। अब भाई ये कैसे हो गया? बहुत सारे लोगों ने, आपको बता दें कि जो एक वैली होती है या रिवर का एक जो पूरा प्लेन होता है वहां पर अतिक्रमण कर लिया था, और जैसे ही बादल फटने की घटनाएं सामने आई उसके बाद क्या होता है, जब रिवर अपना जो वे होती है वहीं पर वापस आती है, यानी कि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती, आपने बहुत बार सुना होगा। तो वहां पर एंक्रोचमेंट जब हो रखा होता है, जैसे हर्षिल का अगर हम आपको उदाहरण दें, तो वहां पर ये कहा जा रहा था कि उस फ्लड प्लेन एरिया पर एंक्रोचमेंट हो गया था, और उस वजह से जब बादल फटने की घटना पास में हुई और जब नदी अपने रास्ते पर वापस आती है तो वहां पर हमने देखा सैलाब की वजह से एक पूरी मार्केट, पूरा बाजार जो है वो हर्षिल में तबाह हो जाता है। तो देखिए, बादल फटने की घटना रोकी तो नहीं जा सकती है, लेकिन अलर्टनेस से हम ये कह सकते हैं कि जो नुकसान होता है, नुकसान के साथ साथ जो हम देखते हैं कि लोगों की मौत हो जाती है इस आपदा के अंदर, जान चली जाती है, वो शायद संख्या कम हो सकती है। हर साल मॉनसून आते ही खासतौर से पहाड़ों पर लोगों की चिंता बढ़ने लग जाती है। बादल फटने की कई घटनाएं लगातार हम देखते रहते हैं, और 2013 को जब उत्तराखंड में केदारनाथ में जब प्राकृतिक आपदा आई, बादल फटा, उसके बाद से तो लगातार ये कहा जाने लगा कि हमें और भी ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। हर स्तर पर ये दावे किए गए कि तैयारियां हर मॉनसून में बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में 2013
2021 हो, 2024 हो या 2025 में भी प्राकृतिक आपदा, उसमें बादल फटने की जो घटनाएं सामने आई और उसके बाद की जो विनाश की तस्वीरें लगातार देखी गई, उसमें बार बार यही सवाल खड़े होने लगे कि जो दावे थे या फिर तैयारियों की जो बात कही गई थी, क्या वो पूरी तरह से सही है? क्योंकि जो उसके बाद के जो परिणाम नजर आते हैं वहां की सिर्फ भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि चेतावनी प्रणाली उससे दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकारों की जिस तरह की भूमिकाएं रहती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उनकी जितनी भूमिकाएं होती हैं उससे ज्यादा भूमिकाएं लोकल बॉडीज की और हर आम व्यक्ति की हो जाती है, खासतौर से उन व्यक्तियों की जो पहाड़ों पर रहते हैं। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पहाड़ों पर जीवन मुश्किल जितना ज्यादा है, पहाड़ों को संरक्षित रखना भी उतना ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इन तमाम चुनौतियों से निपटना है तो खुद की तैयारी को जरूर रखना होगा, जागरूकता बढ़ानी होगी। सावधानी और समय पर तैयारी आपको किसी भी घटना से जरूर रोक सकती है।